तो इस तरीके से है ना प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली दिस इज द कंपल्शन दैट इज पुट अप बाय द कंपनीज एक्ट एंड वेरियस लॉज। ठीक है, ऐसा है क्या कि हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो गुंडागर्दी भी कर रहे हैं साथ में? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि देखो वी हैव सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। ठीक है, हम प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक आहे, म्हणजे आपण एन्व्हायरमेंटला हानी पोहोचवू नहीं शकत। ठीक है, किसी इंसान को उठा के लाने का, ऐसा हमको गुंडागर्दी नहीं करनी है, हमको बिजनेस करना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना पड़ता है बिजनेसेस को। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, ऑब्वियसली। ठीक है, an enterprise has to decide about the location of its plant. It has to decide whether the plant should be located near the source of raw material or near the market. ठीक है, देखो दो चीजें हो सकती है बिजनेस में। या तो हम अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो दो चीजें हैं, क्या है कि या तो हमारा बिजनेस रॉ मटेरियल्स जहाँ पे है वहां पे सिचुएट होगा। ठीक है, या तो हमारा बिजनेस जहाँ पे मार्केट है वो वहां सिचुएट होगा। ठीक है, it has to consider the cost such as cost of labor, facility, cost of transportation. Of course the entrepreneur will have a weight have to weigh the relevant factors against one another in order to choose the right location which is most economical. Okay, obviously एक कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा या फिर कोई भी एक बिजनेसमैन होगा, वो क्या सोचेगा कि मैं मेरा प्रोडक्शन यूनिट ऐसे एरिया में डालूं जहाँ पे मुझे लैंड भी चीप मिल रही है, लेबर भी चीप मिल रहा है। ठीक है, चलो कैपिटल तो मैं कहीं से भी इन्वेस्टर्स ढूंढ के ला दूंगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा है। ठीक है, सो वो ये सारी चीज़ें देखेगा कोई भी एक एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन होगा। तो वो इवेल्युएट करेगा, रियलिस्टिक इवेल्युएशन करेगा कि स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशन क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में वो चूज करेगा कि व्हाट शुड बी द लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई भी अगर सपोज आप एक गांव में प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपकी जमीन थी 2 एकड़ की, कि आपका प्लांट बनाने वाले थे आप 2 एकड़ में, और उसके आजू बाजू सारी खेती है। ठीक है, ऑब्वियसली ये इस ऐसे एरिया में तो आपको बनाने देंगे ही नहीं वो। ठीक है, आपका प्लांट लेकिन आसपास है ना बहुत सी जमीन है जो लोग बेचना नहीं चाहते। ठीक है, तो आपका साइज ऑफ द प्लांट भी मैटर करता है, लेकिन आपको चाहिए 3 एकड़ की जगह। करेक्ट, तो आप क्या करोगे? आप उनको रिक्वेस्ट करोगे कि आप उनको लैंड बेच दो, उसके बदले में आप हमको हम आपको हेवी अमाउंट्स ऑफ मनी देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं लैंड के साथ में। ठीक है, जमिनी खूप लोकांचे इमोशंस असतात। ठीक है, इवन इफ वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बंजर पड़े रहने दो, लेकिन हम लोग ये लैंड बेचेंगे नहीं। ठीक है, बहुत सारे मूवीज में भी ऐसा दिखाया गया है, पोस्टर गर्ल हो गया, उसके बाद में फ्लाइंग जट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया है। तो अगर आपको 3 एकड़ चाहिए तो यहाँ पे साइज ऑफ द प्लांट में लिमिटेशन आ जाएगी। ठीक है, क्या पता शायद से ये आपका सबसे बड़ा लिमिटेशन फैक्टर बन जाए, क्योंकि इतने में आपका प्लांट साइज नहीं आ सकता किसी अगर फोन वगैरह मोबाइल वगैरह का प्रोडक्शन करना है तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन यूनिट नहीं डालेंगे, कहीं और डालेंगे। आया समझ में? ठीक है, अनदर प्रॉब्लम रिलेट्स टू द साइज ऑफ द फर्म। ठीक है, ये साइज ऑफ द फर्म, स्केल ऑफ ऑपरेशन, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग and organizing the physical facilities. A firm has to make a decision on the nature of production process to be employed, and the type of equipment to be installed. The choice of the choice of the process and equipment will depend upon the design chosen and required volume of production. As a rule, production on large scale involves the use of elaborate, specialized, and complicated machinery and process. Quite often, the entrepreneur has to choose from among different types of equipments and process of production. Such a choice will be based on the evaluation of relative cost and efficiency, having determined the equipment to be used and process to be employed. The entrepreneur will prepare a layout illustrating the arrangement of equipment and buildings and the allocation of for each activity. देखो प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज मतलब क्या, कि आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। करेक्ट, और देखो एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं ना,
सगळ्यांना किचन माहिती आहे ना, ठीक आहे, हमारे घर का जो किचन होता है, ठीक आहे, तर जेव्हा तुम्ही किचन मध्ये एंटर करता, ठीक आहे, घरातलं एक एक किचन है, ठीक है, ऐसा एक किचन है, तो आप लोग जब एंटर करते हो किचन में, ठीक है, तो क्या चीजें यहाँ वहां पे पड़ी होती है क्या? कि मतलब अगर सपोज शक्कर यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, तो कल यहाँ पे पड़ी होगी, तो परसों यहाँ पे पड़ी होगी, तरसों यहाँ पे पड़ी होगी, ऐसा होता है की कभी किचन मध्ये असं असतं का की साखर आज इथं पडली आहे तर उद्या उठून तिकडे पडलेली असेल, नहीं, ठीक है, नहीं तो परसों नहीं यहाँ पे होता। पड़ी होगी। नहीं। क्या होता है कि किचन ऐसे समझो कि सबसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो चीज खत्म हो गई वो वहीं पे वापस भरी जाती है, ठीक है। हम बहुत सीखते हैं एक्चुअली, जब लोग है ना बड़ी बड़ी डिग्रीज करने जाते हैं ना, तो उन लोगों को किचन की साइकोलॉजी का स्टडी करना होता है, पता है, किचन की बहुत बड़ी एक साइकोलॉजी है, वो पूरी स्टडी है, उसमें एक पूरा सब्जेक्ट दिया जाता है उन लोगों को। बट इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजिंग द फैसिलिटीज इज ऑल्सो अ मेजर चैलेंज बिफोर दी, मतलब प्रॉब्लम बिफोर दी एंटरप्रेन्योर, ठीक है। देखो जब हम लोग नया घर शिफ्ट करते हैं, सब लोगों ने कभी ना कभी नया घर शिफ्ट किया होगा, ठीक है, तो क्या होता है कि सारी की सारी चीजें हम लोग पहले आके से पटक देते हैं, ठीक है। एक दो दिन तक तो हमको खुद को समझ में नहीं आता है कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ आ गए हम लोग, ठीक है। फिर सर पकड़ के बैठ जाते कि यार अभी इसको सबको जमाना भी पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग हेल्प हेल्प करवाते हैं कि चलो ठीक है, घर शिफ्ट हुआ है तो हम लोग ये वाली चीज़ें यहाँ रखेंगे, ये वाली चीज़ यहाँ रखेंगे, करेक्ट। ऐसा होता है कि कभी कि आप लोग सोफा आज यहाँ रखा, कल किचन में रखोगे, ठीक है, फिर परसों छत छत पे जाके रखोगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, कि नहीं भाई मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी छत पे बैठना है तो मैं सोफा छत पे लेके जाऊंगा, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग द फिजिकल फैसिलिटीज आर द प्रॉपर प्लेस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम रिलेटिंग प्रॉब्लम फॉर entrepreneur, ओके। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस, ऑब्वियसली विदाउट फाइनेंस, फाइनेंस क्या बोल सकते हो उसको कि बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है। विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैसे चलेगा, क्योंकि फाइनेंस तो हम लोगों को इन हाउ, मतलब बाय हुक और क्रुक वी नीड फाइनेंस फॉर अ बिजनेस, ठीक है। An enterprise has to, an enterprise has to undertake not only physical planning but also expert financial planning. Financial planning involves determination of amount of funds required for enterprise. Okay, refers to the physical plans already prepared, assessment of demand, cost, products, estimation of profits, investment, comparison with the profits, comparable existence concerns. अगर भाई हमको एक बिजनेस चलाना है तो क्या उठ सूट के चलो डाल दी हमने फैक्ट्री डाल दी, ऐसे चलेगा क्या? हम लोगों को पहले साउंड फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा, एक फुल प्रूफ जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आज उठ सूट के आप लोगों ने आपके मॉम डैड को बोला कि है ना मुझे कुछ नहीं करना, मुझे है ना सिंगर बनना है, ठीक है, क्या बनना है? सिंगर बनना है। आपके एकेडमिक्स भी अच्छे हैं, ठीक है, यू आर टॉपर ऑफ द स्कूल, यू आर टॉपर ऑफ द कॉलेज, यू आर टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्टिल यू वांट टू बिकम अ सिंगर, ठीक है। तो आपको आपके पेरेंट्स को पहले मॉनेटरी टर्म्स में समझाना पड़ेगा कि मैं ऐसे ऐसे जाने वाला हूँ, मेरी ऐसी ऐसी जर्नी होने वाली है, कि मैं हाँ ये स्टेज पे जाऊंगा, उसके बाद ये स्टेज पे जाऊंगा, फिर ये से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ठीक है। यू हैव टू गिव देम द फुल प्रूफ प्लान। आ रहा है कि समझ में? तो आपको एक मॉनेटरी टर्म्स में या फिर फिगर्स में उनको समझाना पड़ेगा, डेज में समझाना पड़ेगा, ईयर्स में समझाना पड़ेगा, स्टिल दे विल बी कन्विंस्ड और नॉट, इट्स अपॉन देम, ठीक है। बट तुम उठ सुट के ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे आज सिंगर बनना है, फिर कल उठ के वापस चेंज हो जाएगा, बोले मेरे क्रिकेटर बनना है, ठीक है। So you have to tell them, and for this you have to determine that what you want in life, और जो want है उसके ऊपर रिसर्च करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर पूरा फुल प्रूफ एक प्लान बनाना पड़ेगा खुद का, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, इट शुड बी साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, okay. An enterprise also faces problem relating to the organizational structure. It has to divide the total work of enterprise into major specialized functions. बहुत ही सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसा नहीं है कि है ना
ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। हमारे मतलब हमारा जो कंपनी है उसका एक डिपार्टमेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही परचेज डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और सेल्स डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। एक परचेज डिपार्टमेंट अलग सा होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग से होगा, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट अलग से होगा। हाँ, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जरूर होंगे, ठीक है। इंटरकनेक्टेड, हाँ, नॉट इंटरफेरेंस। इंटरकनेक्टेड होंगे लेकिन इंटरफेयर नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में? मतलब क्या कि इस डिपार्टमेंट में क्या है ये डिपार्टमेंट वाले को ही पता है ज्यादा, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में क्या है इसी डिपार्टमेंट वाले को पता है। तो अ बिजनेसमैन हैज अ मेजर चैलेंज ऑफ डिवाइडिंग द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कि हर तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑब्वियसली, ठीक है। प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज नीडेड। अरे कितना ज्यादा हाई कॉस्ट हो गया अभी मार्केटिंग में, ठीक है। अगर आपको एक, अच्छा सब लोग है ना, वो गंगापुर रोड लगेले का ते डोंगरे वस्ती गृहच्या समोर, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड में भी वो एक बड़ा से बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। राइट हैंड साइड में भी बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है। सो आपको क्या लगता है आपको कि वो कितना पे करते होंगे जिनका वो होर्डिंग्स होता होगा? देखो अभी क्या छोटी छोटी कंपनीज का थोड़ी ना होर्डिंग होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस का होता है, बड़े बड़े स्कूल्स का होता है, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस का होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज का वहाँ पे होर्डिंग लगा होता है, बजाज फाइनेंस बोलो, वोडाफोन बोलो, आइडिया बोलो, ठीक है। तो बड़े बड़े कंपनीज के वहाँ पे होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो कितना सारा पैसा ये खर्चा करते होंगे। पता है आप लोगों को इसका ना एक मंथली पैकेज होता है, अराउंड 60 to 70 thousand रुपीज, जस्ट ओनली अ मिनिमम 60 to 70 thousand, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, हाँ, दैट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। कॉलेज रोड पे कर रहे हो तो उससे ज्यादा कॉस्ट, गंगापुर रोड पे कर रहे हो तो थोड़ा सा कम कॉस्ट, डोंगरी बस्ती ग्रुप पे कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा कम कॉस्ट, पंचवटी में कर रहे हो तो थोड़ा मीडियम कॉस्ट। तो इस तरीके से उनके पास पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किस तरीके से मार्केटिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब क्या आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट द एंटरप्राइज हैज टू डिसाइड रिगार्डिंग द 4 P's, ओके। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करो, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। 4 P's, ठीक है, नेमली प्रोडक्शन, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस, ओके। हम लोगों ने मार्केट डिटरमाइन कर लिया कि ये मार्केट में हम लोग सेल आउट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का है तो हम लोग मोबाइल इंडस्ट्री में या फिर मोबाइल मार्केट में हम लोग, या फिर स्टार्टिंग का जो है हमारा नासिक मार्केट से शुरुआत करने वाला है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। हमारे पास कितनी वैरायटीज अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है, क्या डिजाइनिंग है, फीचर्स क्या है, ब्रांड नेम क्या है, पैकेजिंग क्या है, उसकी यूटिलिटी कितनी है, दूसरे प्रोडक्ट से उसकी यूटिलिटी कितनी ज़्यादा है, कितना इफेक्टिव है, कितना वैल्यू एडिशन क्रिएट करेगा हमारा प्रोडक्ट, वो सब हमको प्रोडक्ट के इसमें देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में प्रमोशन है, दैट इज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद कस्टमर, ठीक है, पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग, ओके। आपके कुछ सोशल कॉन्टैक्ट्स होंगे तो उनको अप्रोच करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, पब्लिसिटी करवाना आपने। तो इस तरीके से इस प्रमोशन एक्टिविटीज को, मतलब आफ्टर द आइडेंटिफाइंग ऑफ द मार्केट, ये सारी चीजें आपको करनी है कि आपकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। आप कितना अलाउंस दे रहे हो, कितना क्रेडिट पे दे रहे हो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, दूसरों से कॉम्पिटिटिव प्राइजेस है क्या, ठीक है। एनजी रोड पे चले जाओ, जो कवर आपको एक दुकान में 50 रुपए का मिलता है वो दूसरी दुकान में कहीं भी 40 रुपए का मिल जाता है, ठीक है। हो सकता है ऐसा, तो आप क्या करते हो, फिर पूरा मार्केट घूम लेते हो, फिर जहाँ पे सस्ता मिलता है वहां से ले लेते हो। एटलीस्ट मैं, हाँ, एटलीस्ट मैं तो ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। प्लेस, जो बंदा बार्गेन करना सीख गया ना, वो इस प्रोफेशन में जीत गया, ऐसे समझो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शर्म आती है लोगों को बार्गेन करने में। हाँ ऑब्वियसली हम लोग बिग बाजार में जाके बार्गेन नहीं कर सकते, हाँ, अब इतना लॉजिकल सेंस है। नाउ प्लेस दैट पॉलिसी रिगार्डिंग द कवरेज, आउटलेट्स फॉर सेल्स, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग कहाँ पे, मतलब इस मार्केट में भी कहाँ पे काम करने वाले हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक सपोज एक मोबाइल फोन का दुकान है यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल फोन की दुकान के सामने ही आप लोग है ना, और आपका उसके सामने दुकान है, ठीक है, उसके दुकान के
सामने आपका दुकान है, तो आप उसके दुकान के बिल्कुल एग्जैक्टली बाहर खड़े होके बोल रहे हो कस्टमर्स को आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि फिल्म थोड़ी ना है या फिर कार्टून थोड़ी ना चल रहा है कि दुकान के अंदर जाके हम लोग कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते, हमारे हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट है, हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऐसे वैसे ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग। ठीक है, दिस इज ऑफेंस अंडर अंडर द कंपटीशन एक्ट। ओके, ये एक ऑफेंस कहलाता है कंपटीशन एक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए भी एक्ट है, हाँ, कंपटीशन के लिए भी एक एक्ट है। बेसिकली समझ में आया तुम लोगों को? रिलेटिंग टू द मार्केट, ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट यू हैव टू चूज और यू हैव टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द 4 P's। ओके, वो कौन से है? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज, ऑब्वियसली बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं। आपके लाइसेंसिंग लो, आपका शॉप एक्ट लो, अगर आपकी कंपनी होगी तो आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाओ, एमओए बनाओ, एओए बनाओ। ठीक, एमओए एओए क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाओ। फिर उसके बाद में आपको कोई लिटिगेशन ऑफिसर वहाँ पे अपॉइंट करो। ठीक है, तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है। ठीक है, आप अगर इम्पो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप कस्टम्स ड्यूटी सही तरीके से भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स तो नहीं, ऑब्वियसली जीएसटी आप लोग सही तरीके से भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। ठीक है, मुझे तो ये लग रहा है कि इन्होंने ना कहीं से तो भी उठा के पटक दिया है यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो लीगल फॉर्मेलिटीज भी एक टाइप ऑफ चैलेंज है। ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, देखो, आज मुकेश अंबानी, भाई मुकेश अंबानी इज एबल टू रेज सो मच ऑफ द कैपिटल। ठीक है, अरे भाई लॉकडाउन में वो कैपिटल को रेज कर रहा है, वो भी इतने 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ का कैपिटल अगर वो रेज कर पा रहा है, तो ही मस्ट बी हैविंग अ बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद अदर्स। ठीक है, देखो हम लोगों के ना ये दिमाग के भी बाहर होता है। इनके पास बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े एनालिटिक्स होते हैं कि ये बंदे को उसके बॉडी लैंग्वेज के एनालिसिस होते हैं। उन लोगों को अरे एक्चुअल में पे करते हैं ये लोग, बड़े बड़े लोग, कि भाई तू मुझे ना इसका फीचर बता या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता और मुझे सजेस्ट कर कि मुझे इससे कैसे बात करनी है ताकि ये इसके और मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए, बिजनेस रिलेशन। ओके, ऐसे बड़े बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं एंड दे आर पेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, और वो भी एक्चुअल में स्टडी करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि उठ छुट के आ गए। ठीक है, so relating to industrial relations, special measures to win the cooperation of large number of workers। okay, हमारा वर्कर के साथ में कैसा कम्युनिकेशन है, हमारे एम्प्लॉयज के साथ में कैसा है, डायरेक्टर्स के साथ में कैसा है, अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ में कैसा है। ठीक है, हमारा जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं तो सप्लायर्स के साथ में कैसा रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन ऐसा समझो कि आप जब नेटवर्क बनाते हो ना, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, तो आई नो कि ना इंट्रोवर्ट होना इज नॉट अ बैड थिंग। ओके, यहाँ पे भी कोई इंट्रोवर्ट होगा, लेकिन देखो इंट्रोवर्ट होके आइडेंटिफाई करना कि मेरे लिए क्या सही है। ठीक है, आपके लिए सही क्या है कि यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क। ओके, एंड फॉर नेटवर्क बिल्डिंग यू हैव टू स्पीक। ठीक है, यू हैव टू स्पीक मतलब क्या? यू हैव टू मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, इंट्रोवर्ट ये नहीं होता कि सिर्फ चुप बैठा हुआ है तो वो इंट्रोवर्ट है। ठीक है, उसको इंट्रोवर्ट नहीं बोलते कि ही अवॉइड्स द फालतू की बातें। ठीक है, कि वो बंदा जो फालतू की बातें अवॉइड कर रहा है उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, एंड ही नोज दैट कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ, फिर उस हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन करना इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर एन एंटरप्रेन्योर। चलो, यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट, कोई एक्सप्लेनेशन? नहीं सर। नहीं सर। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब देखो व्हाट इज अ प्रोडक्शन? जस्ट रॉ मटेरियल्स आए, प्रोसेस, देन फिनिश गुड्स।
ठीक है। अभी प्रोसेसिंग के बाद क्या क्या लगेगा, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, डिमांड फंक्शन था, सप्लाई फंक्शन था, अभी प्रोडक्शन फंक्शन है। ओके, तो ये तो कुछ तो रिलेशनशिप है, ये तो हम लोगों को अभी तक क्लियर हो गया है। हम लोगों ने जितना डिमांड पढ़ा, सप्लाई पढ़ा, तो हम लोगों को इतना क्लियर हो गया कि ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, तो अभी क्या है देखो, अ फर्म स्कार्स रिसोर्सेज दैट इज इट्स इनपुट्स। ठीक है, फर्म स्कार्स रिसोर्सेज and the output that results from use of these resources. Okay, तो क्या होगा ये, it is a relationship of input output. Okay, इसी को हम लोग इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। देखो अभी more specifically it states the technological relationship between inputs and outputs. The production function can be algebraically expressed in the form of an equation. ठीक है, आउटपुट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनपुट्स आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अरे यार ये लॉजिक सी चीज है, आउटपुट क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज आउटपुट ये डिपेंडेंट किस पे है, ये इन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल्स आउटपुट पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं। ठीक है, आउटपुट किससे बनने वाला है, जब हम लोग इन सारे वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे उसके बाद आउटपुट बनने वाला है। ठीक है, सो दिस वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। आ रहा है क्या समझ में, मतलब ये वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट्स। कि हमको अगर कैपिटल बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेबर बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो कैसा इक्वेशन बनेगा इसका, कि Q दैट इज आउटपुट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ कंबाइनिंग ऑफ ऑल द इनपुट्स। आ रहा है समझ में। ठीक है, देखो वेयर Q स्टैंड्स फॉर आउटपुट of a given commodity and ABCD are the different factors or inputs and services used per unit of time. कि पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, कि पर ईयर, पर एनम हम लोग जनरली लेते हैं इसको। ठीक है, पर एनम। ठीक है, पर वीक, पर मंथ, ऐसे भी हो सकता है, पर क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर का कंसेप्ट तो बहुत ही ऐसे समझो कि आजकल के इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स ही आते हैं। ठीक है, now what are assumptions of production function? Okay, what are the assumptions of production function? There are three main assumptions underlying any production function. First, we assume that the relationship between input output exists for a specific period of time. Okay, कि जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करता है। इन अदर वर्ड्स क्यू इज नॉट मेजर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड आउटपुट ओवर टाइम। देखो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, कि यहाँ हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स यूज किया, इतना हमारा आउटपुट निकला। ठीक है, इतना हमारा आउटपुट निकला, ये हो गया पिछले साल का आउटपुट। ठीक है, पिछले साल के आउटपुट में से हम लोगों ने सेल किया 90%, पिछले साल का 10% आउटपुट पड़ा है। ठीक है, पिछले साल का 10% आउटपुट पड़ा है, तो हम लोग इस साल के इनपुट आउटपुट रेशियो में इसको ऐड नहीं करेंगे। आ रहा है क्या समझ में, सो इट इज क्यू इज नॉट ए मेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड आउटपुट ओवर टाइम। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, कि ये जो 10% आउटपुट है उसको हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस साल के आउटपुट में। ठीक है, सपोज इट बिकम्स 110, तो हम लोगों को ये 10 को इग्नोर करना है। ठीक है, अगर फंक्शनल रिलेशनशिप निकालना है तो इस 10 को इग्नोर करना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट असम्पशन। सेकेंड असम्पशन ये है, इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ गिवन स्टेट ऑफ आर्ट इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये गिवन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, एनी इनोवेशन वुड कॉज चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, देखो बेस्ट एग्जांपल क्या है, कि आपके पास एक टेक्नोलॉजी है जो 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करती है, इसमें इनोवेशन करके अगर हम लोग 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितने हमारे इनपुट्स लग रहे हैं, चलो इनपुट्स को हम लोग चेंज नहीं करते, लेकिन भाई आपका आउटपुट तो चेंज हो रहा है ना, आपकी एफिशिएंसी तो बढ़ रही है ना। आ रहा है क्या समझ में। ठीक है, तो इन दिस केस द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विल change. For example, use of robotics in manufacturing or more efficient or a more efficient software package for financial analysis would change the input output relationship. ठीक है,
मतलब क्या कि रोबोटिक्स इन मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग अगर यूज कर रहे हैं रोबोटिक्स तो क्वालिटी भी इंक्रीज होगा और हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, ये अजम्पशंस हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। थर्ड अजम्पशन क्या है, whatever input combinations are included in the particular function, the output resulting from utilization is at the maximum level. Okay, it is assumed that कि जितना भी इनपुट है वो पूरा का पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है, चाहे वो यूटिलाइज हो या ना हो। ठीक है, कुछ भी वेस्टेजेस नहीं हो रहे। आ रहा है समझ में? ठीक है, आज आज सिर्फ हम लोग यहीं तक रुकेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे कल। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग कल डिफाइन करेंगे, आज सिर्फ इतने अजम्पशंस हैं। ठीक है, अभी एक काम करो, पेन और नोटबुक लो सबसे पहले तो, और मैं जो बोलता हूँ वो लिखो। चलो सब लोगों ने ले ली? यस सर। ओके, चलो लिख लो। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, उसके नीचे एरो करके लिखो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो। मैं ना पेन का कलर चेंज कर दूं। सर प्रोडक्शन फंक्शन के बाद क्या लिखना है? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। उसके बाद ये बॉक्स में का सिंबॉलिकली या फिर अल्जेब्रिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज इस तरीके से। ठीक है, ये इक्वेशन के बाद अजम्पशन तो कैसा लिखोगे, अजम्पशन और अंडरलाइन करो, उसमें लिखो 1। लिखा, अजम्पशंस लिखो, उसमें लिखो 1, और 1 में लिखो फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसमें 1 में लिखो फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड लिखो, नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सेकंड लिखोगे नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, लिखा सेकंड, यस सर। नो चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, थर्ड लिखो, हाँ ये पूरी लाइन लिखो बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए। वॉट एवर इनपुट कॉम्बिनेशन आर इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलर फंक्शन, द आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन इज एट द मैक्सिमम लेवल। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक पूरा लिखो, वॉट एवर से लिखो। ठीक है,
यस सर होगा। हो गया? हो गया सबका? इसका बाकी है? यस सर, हो गया। हो गया, वेरी गुड। अब हाँ, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, वो यहाँ रुकेंगे। बाकी के लोगों को बाय बाय, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। ओके, जिनका जिनका पीपीसी का कंसेप्ट क्लियर है वो लोग जा सकते हैं, जिनका नहीं क्लियर है वो रुक सकते हैं। एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मतलब सबका कंसेप्ट क्लियर नहीं है पीपीसी का? मैंने पढ़ाया है ना? क्लियर है सर। रिवाइज हो जाएगा ना सर। हाँ। ये तो हो जाएगा ना सर। अरे वाह, ये बात हुई ना मेरे बच्चे तुम लोग। ओके चलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, देखो एकदम फटाफट से सिंपल सी बात है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में ना एक चीज हमेशा ध्यान में रख लो कि तुम लोगों ने डिमांड कर्व पढ़ा है ना अभी। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व जैसा ही यस है। सर। ठीक है, सिर्फ हम लोग डिमांड कर्व में क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग प्राइस लेते थे और यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड लेते थे। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पहले तो हम लोग पहले तो देख लेते कि व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि हमारा, हम अगर दो प्रोडक्शन, हम लोग अगर दो लाइन ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग कमोडिटी ए, ऑन द अदर हैंड वी आर आल्सो प्रोड्यूसिंग कमोडिटी बी। ठीक है, सो चूजिंग द राइट अमाउंट कि ये ए वाला विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, हमारे पास जितने रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको हम लोग कितने परसेंटेज में डिवाइड करेंगे इन दो कमोडिटीज के बीच में। और हम लोग पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना हमको ए कमोडिटी बनाना है और कितना हमको बी कमोडिटी बनाना है। ठीक है, तो डिसाइडिंग द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, डिसाइडिंग बिटवीन द टू कमोडिटीज, ठीक है, डिसाइडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ टू कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो कौन से कर्व से हम लोग देखेंगे उसको एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीसी कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ये अभी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन एन इकोनॉमी। ठीक है, कि इकोनॉमी की रिसोर्सेस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी की रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने अभी देखा था, वेट मैं एक काम कर, हाँ ठीक है, ये था दो ग्राफ थे। ठीक है, यहाँ पे गन्स प्रोड्यूस कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग बटर प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, मतलब हम लोग एक ए कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग बी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, और गन्स और बटर प्रोड्यूस कर रहे थे। तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स है या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है, तो हम लोग उन रिसोर्सेस को कितने अमाउंट में दोनों में प्रपोर्शनेट करेंगे वो हम लोग ये ग्राफ से देखेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आर मेन पॉइंट्स कि पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देखो अभी नाउ व्हाई इट स्लोप डाउनवर्ड, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, कैसा कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। फिर से ना रिजॉइन करो, हाँ क्या, एक्चुअली वो 1 मिनट बाकी है, रिजॉइन कर लो, 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन है।